हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर फर्स्ट का अभ्यास प्रश्न, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो ये है कि गोलीय दर्पण का नाम लिखिए जिसमें होता है। आपको उस गोलीय दर्पण का नाम बताना है जिसमें आभासी मुख्य फोकस होता है, और उस गोलीय दर्पण का नाम बताना है जिसमें वास्तविक मुख्य फोकस होता है। अब देखिए, आप सभी लोगों को हमने बता दिया है कि गोलीय दर्पण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला जो होता है वो होता है आपका कौन सा, अवतल दर्पण, और दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब जो अवतल दर्पण होता है उसमें अगर मुख्य फोकस को हम देखें तो इसमें किरण जो होती है ये आपका मुख्य अक्ष हो जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और जो ये मुख्य फोकस से होकर जाती हैं ये हमें किरण जो है एक्चुअली में मीट करती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, यहाँ पे किरण आपका एक दूसरे को कट करती हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो अवतल दर्पण होता है उसका जो फोकस होता है या मुख्य फोकस जो होता है वो कैसा होता है, वास्तविक मुख्य फोकस होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्यों आपका वास्तविक होता है। क्यों वास्तविक होता है? क्योंकि इसमें किरण जो होती हैं वो हमें एक्चुअली में मीट करती हुई दिखाई देती हैं या कट करती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे सेम अगर हम बात करें कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है, तो देखिए अवतल में जो होता है वो क्या होता है कि कुछ इस तरीके से होता है। आपका एफ जो होता है वो इधर होता है, यहाँ आपका सी होता है। अब जानते हैं कि यहाँ से आने के बाद किरण इससे क्या होती है, टकराने के बाद वो डाइवर्ज हो जाती है, मतलब इस दिशा में मुड़ जाती है, और वो इस तरीके से मिलती है कि हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका इमेज आपने बनाया होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस कैसा होता है, आभासी होता है। क्यों आभासी होता है? क्योंकि यहाँ पे किरण जो आपकी होती हैं वो मिलती नहीं है, बल्कि हम उन्हें मिलाते हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि आपको दिया है कि एक दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है और जिसमें वक्रता त्रिज्या आपका दे दिया है। मतलब एक दर्पण हो गया, हम यहाँ पे बना दिए। कह रहा है कि इसकी हमको क्या दे दी गई है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, मतलब वक्रता त्रिज्या दे दिया है। वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया है, 25 सेंटीमीटर। सी जो दिया है यहाँ से वो 25 दे दिया है, और आपको एफ निकालना है। अब जानते हैं कि एफ जो होता है वो सी और पी के बीचों बीच स्थित होता है, मतलब जितना पी एफ होता है उतना ही आपका क्या होता है, सी एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, एफ ही निकालना है। तो आप जानते हैं कि रिलेशन भी यही होता है, मतलब फार्मूला भी यही होता है कि एफ जो होता है वो क्या होता है, आधा होता है। एफ जो होता है इसका पूरा आधा होता है। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि एफ इक्वल टू आर बाई टू। एफ इक्वल टू आर बाई टू, आर की जगह पे हम कितना रख देंगे, 25 रख देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो जब एफ की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 12.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, एक दूसरा जो पूछेगा उसमें कह देगा कि आपको जैसे इसमें फोकस दूरी ज्ञात करना था। ठीक है, तो दूसरे वाले में क्या कहेगा कि आपको फोकस दूरी दे देगा। जैसे इसमें दिया है फोकस दूरी दिया है, आपको निकालना है आर, निकालना है वक्रता त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू। यहाँ से आर बराबर आप कितना निकाल लेंगे, 2 एफ। अब 2 ऐसे एफ की वैल्यू आपको दी गई है तो ये कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी सारे क्वेश्चन अगर आप इमेज जो फॉर्मेशन है उसको सही से समझे हैं तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, वस्तु की किस स्थिति के लिए अवतल दर्पण वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। मतलब जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो वो कौन सी स्थिति थी, जब वस्तु जो होता है
सेम इमेज के साइज का ही, मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही इमेज बनाता है। तो आपने पढ़ा था कि जब वस्तु को हम कहाँ पे रख देते हैं, वक्रता केंद्र पर रख देते हैं, सी पे रख देते हैं, तो उसका इमेज जो फॉर्म होता था वो कहाँ होता था, सी पे ही होता था। कुछ इस तरीके से हम बनाते थे, सी पे ही होता था। और आकार में वस्तु के, यहाँ पे ऐसे कट करता था, आकार में वस्तु के बराबर होता था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इमेज बनता था, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि वस्तु की किस स्थिति के लिए अवतल दर्पण विवर्धित आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए, अवतल दर्पण लिख दिया है तो और आभासी लिख दिया है। अब आपको पता है कि अवतल दर्पण में एक ही केस ऐसा होता है जिसमें वस्तु जो होता है कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और कौन सा केस, जब वस्तु को हम कहाँ पे रख देते थे, इस P और F के बीच में रखते थे, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता था वो दर्पण के सामने यहाँ कहीं बनता था और बड़ा बनता था। और कैसा बनता था, सीधा बनता था, आभासी बनता था। ठीक है, तो ये वाला केस आप देखिएगा इमेज बना के कैसे होता है। आगे देखिए क्या है आपका, आगे आपसे कह रहा है कि वस्तु की किस स्थिति के लिए अवतल दर्पण उल्टा, आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब इसमें कह रहा है कि अवतल दर्पण के लिए उल्टा मतलब प्रतिबिंब जो बने उल्टा बने, आवर्धित यानी बड़ा बने, और वास्तविक मतलब कि आपको रियल में कट करता हुआ दिखाई दे। तो ये भी केस आप पढ़े हैं, कब होगा, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र मतलब सी और एफ के बीच में जब हम वस्तु रखते थे तो उसका प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से आपका बनता था। ठीक है, तो इसको भी फॉर्म करके आप देख लीजिएगा कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, यदि वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, किरण आरेख खींचकर बने हुए प्रतिबिंब की प्रकृति की विवेचना कीजिए। अब इस बार आपसे ये नहीं कह रहा है कि हम वस्तु को जो रख रहे हैं सी पे रख रहे हैं या सी और एफ के बीच में कर रहे हैं, इस बार आपको कुछ दूरी दे दिया गया है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि आपको प्रतिबिंब बनाना है और किरण आरेख बनाना है और बताना है कि उसकी प्रकृति क्या होगी। प्रकृति मीन्स कि वह किस टाइप का बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, जो भी बनेगा उसको बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ सोचना होगा। देखिए किस दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एक अवतल दर्पण ऐसे बना दिया। ठीक है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अब कह रहा है कि जो फोकस दूरी है मतलब एफ जो है वो हमें कितना लेना है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर यहाँ पे हमने एफ जो है यहाँ पे ले लिया 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने ले लिया एफ, तो जो सी लेंगे वो एफ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंगे। यहाँ भी आपका सी होगा और ये दूरी आपका क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया। अब कह रहा है आगे कि दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। जो वस्तु हम रख रहे हैं वो दर्पण से, ये आपका दर्पण हो गया, इससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर है, एफ तक की दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो जो हम वस्तु रखेंगे वो 8 ही सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। तो एफ के पहले ही तो कहीं पे रखेंगे, यहाँ कहीं पे रखेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या बन गया। अब यहीं पे आपको समझना था कि कैसे आप रखोगे, क्योंकि इतनी बड़ी दूरी होती है, ऐसे आप नाप नाप के बनाओगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको अपना दिमाग यूज़ करके देखना है कि कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या बन गया, ये आपका एफ हो गया, ये आपका पी हो गया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो वस्तु हमने रखा वो एफ और पी के बीच में रखा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। अब आप जानते हैं कि अगर वस्तु पोल और फोकस के बीच में हो, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में हो, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता था वो सीधा बनता था और कैसा बनता था, आभासी बनता था, वस्तु से बड़ा बनता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ ऐसे ही किया है। यहाँ पे ये दूरी हमने दिखा दिया कि 10 सेंटीमीटर। देखिए अब वस्तु को जो रखना है दर्पण से, ये आपका हो गया पी से रखते हैं,
तो P से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, मतलब F से कम कुछ यहाँ पे हमने ऐसे वस्तु को रख दिया। अब पहली किरण जो लेकर गए इस दर्पण से टकराने के बाद वो क्या होगी, फोकस से जाएगी। अब दूसरा तो हम फोकस से पास नहीं करवा सकते, इसलिए दूसरा किरण हमने जब पास करवाया तो उसको कहाँ से करवाया, C से करवाया। तो जिधर से गई है उधर से वो वापस लौट आई। ठीक है, तो इसको जब हमने देखा कि ये दर्पण के पीछे कहीं नहीं मिलेगी, ठीक, मतलब इधर दर्पण के सामने कहीं नहीं मिलेंगी, जब इसको सामने ऐसे आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा दर्पण के, तब ये एक दूसरे को कट करेंगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पे हमने देख लिया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, और पूछेगा कि जैसे दे दे स्थिति की C पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, F पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इस टाइप का भी पूछ सकता है। और या भी ये भी दे सकता है कि अगर उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा आकार में वस्तु से बड़ा बन रहा है तो कहाँ पे हमने वस्तु को रखा था। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। कह रहा है कि वस्तु को हम फोकस पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब आप ये वाला केस भी पढ़े हैं, आप देख लीजिएगा इमेज बना के कि अगर हम फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होता है अनंत पर बनता है, और अगर वस्तु को अनंत पे रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाता है, फोकस पे बन जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से बड़ा आभासी सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब बनाना है। इस प्रयोजन में निम्नलिखित में से किस दूरी का चयन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन आपको दे दिया है कि हमें जो करना है वो क्या करना है, F दे दिया है और दर्पण की बात कर रहा है कि अवतल दर्पण आपका है। ठीक है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। देखिए ये आपका हो गया अवतल दर्पण। इसमें जो दे दिया है, कह रहा है कि F जो है वो कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। अब F अगर यहाँ कहीं पे हमने बना दिया और ये दूरी दिखा दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब आपसे कह रहा है कि आपको प्रतिबिंब कैसा बनाना है, आभासी बनाना है। अब आप जानते हैं कि दर्पण में अगर आभासी ले लिया, अवतल दर्पण में अगर आभासी ले लिया तो उसमें एक ही केस होगा, कब होगा, और सीधा भी कह रहा बड़ा भी कह रहा, वो कौन सा केस होगा, जब वस्तु P और F के बीच में हो। तो अगर P और F के बीच में हमको वस्तु रखना है तो जो वस्तु की दूरी हम लेंगे, मतलब जो U इक्वल टू लेंगे वो F से कम लेंगे। अब देखिए F जो है 12 सेंटीमीटर, अब 12 से कम इसमें से कौन सी दूरी है, 10 ही सेंटीमीटर तो है कि नहीं। अगर 10 सेंटीमीटर पे आप रखेंगे तो ही आप देखेंगे कि वो F और P के बीच में आएगा, और जब F और P के बीच में आएगा तभी उसका बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए अगला आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इस बार जो दर्पण है वो भी आपका अवतल दर्पण ही है। इसमें कह रहा है कि इस बार F जो आपको दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है। फिर कह रहा है अवतल दर्पण से अपने चेहरे को किस प्रकार रखना होगा जिससे वह हजामती दर्पण, इसका मतलब आप, ये वर्ड थोड़ा टफ है हिंदी का है, तो इसलिए आप इसको हमेशा याद रखिएगा। सेविंग मिरर, मतलब वो मिरर जिससे हम सेव करते हैं। ठीक है, कह रहा है सेविंग मिरर के रूप में कार्य कर सके। इसका मतलब ये है कि कोई दर्पण हमारे पास है, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी हमको 25 सेंटीमीटर दी है, मतलब F जो दिया है वो कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि हम अपने चेहरे को कहाँ पे रखें जिससे हमें सेविंग मिरर के रूप में प्रतिबिंब मिल जाए। अब देखिए सेविंग मिरर किस तरीके से होता है, जिसमें आपका चेहरा बिल्कुल सीधा दिखे और बड़ा दिखे, तभी तो आप क्या करेंगे, उस पर अच्छे से आप अपना फेस देख के ही सेविंग कर पाएंगे ना। तो देखिए अब कब बड़ा और सीधा दिखेगा, जब वस्तु को यहाँ P और F के बीच में हम रखेंगे। ठीक है, तो P और F के बीच में रखने के लिए 25 सेंटीमीटर की कम दूरी पर ही तो रखेंगे। अब देखिए 25 से कम इसमें कौन सा है, 20 सेंटीमीटर है, इसलिए वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, और जिसको आप अगर ये सब समझ गए हैं तो आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक वस्तु को बारी बारी से 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं हम वो अवतल दर्पण की ही कर रहे हैं। इसमें इस बार दिया है कि फोकस दूरी हम कितना ले रहे हैं, 15 सेंटीमीटर ले रहे हैं,
मतलब वो चेंज नहीं कर रहे हैं, हम 15 सेंटीमीटर ही ले रहे हैं। अब एक बार वस्तु को जो रखते हैं 35 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूसरा 30 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं। तो कह रहा है किस किस टाइप का आपको इमेज प्राप्त होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, अवतल दर्पण यहाँ पे ऐसे बना लिया, फिर यहाँ पे दिखा दिया हमने कि ये जो है ये कितना है, 15 है। अब देखिए अगर ये 15 है तो सी और एफ जो होगा ये भी आपका 15 ही तो होगा, मतलब पी से लेके सी तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पहले जो वस्तु को आपको रखना है वो 35 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। तो देखिए अगर सी तक हमारा 30 है तो सी के बाद ही तो 35 आएगा। अब सी के बाद मतलब वस्तु जो होता है वक्रता केंद्र के बाद कहीं, अनंत और वक्रता केंद्र के बाद कहीं स्थित है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। तो आप इमेज ड्रॉ करके देख लीजिएगा कि कैसे बनेगा, क्योंकि ये सारे केसेस आपको करवा दिया गया है। तो आप जब इसको बनाएंगे कि देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब छोटा बनेगा और कैसा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि इस बार जो आपको रखना है, मतलब वस्तु को जो रखना है वो ध्रुव से कितने, मतलब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखिए ये दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे, इसी सी पे ही तो रखेंगे, वक्रता केंद्र पे ही तो आप रख रहे हैं। और जानते हैं जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो साइज में वस्तु के बराबर ही बनता है, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये आप इसका केस बता देंगे। अब तीसरी बार जो आपको रखना है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। अब बताइए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है और यहाँ तक आपका कितना है, यहाँ तक आपका 15 है, मतलब कहीं सी और एफ के बीच में रखेंगे, यहाँ कहीं पर रखेंगे। अब देखिए सी और एफ के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आवर्धित बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि ये जो होता है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में स्थित है। तो ये सारे केस आप बना के देख लीजिएगा। अब अगला देखिए जो हम रखे हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, मतलब पी से लेके एफ के बीच की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है, तो इसी के बीच में कहीं आप यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए ये चारों केस आपका हो गया, और किस टाइप का इमेज बनेगा ये भी आपने यहाँ पे देखा। आइए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि जो आप पढ़े हैं क्या, कि चिन्ह परिपाटी, दूरियां नापने की जो चिन्ह परिपाटी होती है उसमें कह रहा है कि आपको बताए थे कि हम किस अकॉर्डिंग करते हैं, नवीन कार्तीय चिन्ह के अकॉर्डिंग, मतलब जो दूरी नापते हैं वो नापते हैं। तो इसमें कह रहा है कि आपको दिया है एक अवतल दर्पण दिया है, दूसरा क्या दिया है, उत्तल दर्पण। तो कह रहा है कि जो अवतल दर्पण होगा उसकी फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी। अब आप जानते हैं कि अवतल दर्पण कुछ इस तरीके से होता है, और दूरियां जो हम मापते हैं वो इधर से मापते हैं, तो इसका फोकस जो होता है वो इधर होता है, यहाँ पे कहीं पे तो होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस इधर होता है। अब आपको बताए थे कि अगर कुछ इस तरीके से चलेंगे तो इधर जो हम दूरी लेंगे वो धनात्मक होगा, और इधर जो लेंगे वो कैसा होगा, ऋणात्मक। तो देखिए ये इधर है और ये कैसा दर्पण है, आपका अवतल दर्पण है, मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी, धनात्मक चिन्ह लिया जाएगा, इसलिए क्या होगी, धनात्मक। अब देखिए अगला आपसे कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो वो दर्पण कैसा है। अब आप जानते हैं यहाँ पे लिखा क्या है, +10 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं अगर प्लस लिखा है तो दर्पण जो होगा वो कैसा होगा, आपका उत्तल होगा, क्योंकि प्लस इधरी साइड आपका होगा। अब अगर देखिए माइनस में दे दिया है तो माइनस में लिखा है तो दर्पण आपका कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसका चिन्ह क्या होगा। तो आप जानते थे कि आपको जब बताया गया था कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उसका चिन्ह ऋणात्मक होगा। क्यों होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के इधर बनेगा, और जब इधर बन के आएगा तो उसका साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, मतलब ऋण चिन्ह के साथ हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अगर आभासी करेंगे तो उसमें आपका जो कुछ इस तरीके से बनता है, तो उसमें जो आपका दिखाता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक चिन्ह होता है। ये सारी चीज़ें आपको बता दिए गए हैं।
तो देखिए ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। तो यहाँ तक अगर आपको किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं।